Hello friends, I am C.S. Avantakar and today I am going to discuss about salary, the tax which is applicable on salary, deductions which we claim on salary, what forms part of salary, what does not form part of salary, deductions that can be taken while filing our income tax return, exemptions that can be claimed while filing our income tax returns, एक सैलरीड पर्सन जो पूरे साल अपनी सैलरी कमाता है उसको कैसे डिडक्शंस मिलेंगे, क्या एग्जेम्पशंस वो क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स एक्ट में, वो आज हम सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज है उन सबके लिए ये जो आज का वीडियो है वो बहुत यूजफुल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपके बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स सॉल्व होते जाएंगे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा। तो कौन से डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं सारा वीडियो हिंदी में करूंगा ताकि कोई भी नॉर्मल पब्लिक उसको समझ सके, सुन पाए और इसको ध्यान से देख सके कि जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे तो उसको कोई भी तरह की डिफिकल्टी ना आए। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि सैलरी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसा पूरा प्रोसेस वर्क करता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो मैं सैलरी का स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है टीडीएस। टीडीएस बेसिकली होता है क्या? टीडीएस बेसिकली होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है तो अगर आपकी सैलरी एक स्पेसिफिक लिमिट के हिसाब से अगर उससे एक्सीड करती है तो आपका एम्प्लॉयर या तो आपका बॉस आपका टीडीएस काटता है। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। जहाँ पे भी आप काम करते हो तो अगर आपकी सैलरी बेसिक लिमिट जो की होती है 2,50,000 अगर उससे एक्सीड होता है तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो लायबल होता है कि वो आपका टीडीएस काटे। तो वो आपका टीडीएस काटेगा एज पर योर सैलरी, या पूरे साल की जो भी सैलरी होगी वो इन एडवांस कैलकुलेट करेगा और इन एडवांस में पूरे साल की सैलरी कैलकुलेट करके आप पूरे साल में जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो आपको एक टेंटेटिव बेसिस पे आपके एम्प्लॉयर को बताना पड़ता है कि मैं पूरे साल में ये इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो वो इस इन्वेस्टमेंट को आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर देगा और जो भी बाकी रिमेनिंग आपकी सैलरी रहेगी उस सैलरी पे आपका जो भी इनकम टैक्स बनता है उस साल के इनकम टैक्स रेट के हिसाब से उस तरह आपका एम्प्लॉयर हर महीने आप में से अपना टीडीएस काटता जाएगा और वो गवर्नमेंट को जमा करता जाएगा। ये बेसिकली टीडीएस होता है। बेसिकली ये टीडीएस वो अमाउंट होती है, एक टैक्स अमाउंट होती है जो हर महीने आपका एम्प्लॉयर या तो मैं कहूँ आपका बॉस हर महीने काटता जाता है, गवर्नमेंट को पे करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब साल खत्म होता है उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपका फाइल करना पड़ता है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो जो भी आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस काटा हुआ है हर महीने उसका आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ। आपके पूरे साल की सैलरी हो रही है 5 लाख रुपीज। अब ये 5 लाख रुपीज पे सपोज आपका इनकम टैक्स बनता है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज अपनी 5 लाख सैलरी पे इनकम टैक्स बनता है जो आपको लीगली गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब आपके एम्प्लॉयर ने जब ईयर का स्टार्टिंग हुआ होगा तब एक प्रोविजनल बेसिस पे एस्टिमेट कर लिया होगा कि आपकी पूरे साल की सैलरी होगी 4.5 लाख या 5 लाख, क्योंकि वो एडवांस में एस्टिमेट करते तो वो हो सकता है 4.5 लाख रुपए एस्टिमेट करें। आपका कुछ बोनस आ गया पूरे साल में तो आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी हो गई 5 लाख रुपीज। तो उसने सपोज 4.5 लाख रुपए आपकी सैलरी एस्टिमेट करेगी। अब आपकी सैलरी जो एस्टिमेट करेगी 4.5 लाख, उसके हिसाब से वो हर महीने आपका टीडीएस बढ़ता है, उसने गवर्नमेंट को हर महीने जमा करना। अब उसने जो आपका टीडीएस जमा किया गवर्नमेंट को वो हुआ 8,000 रुपये। पूरे साल में आपका टीडीएस काटा, वो टीडीएस उसने गवर्नमेंट को जमा कर दिया जो हुआ 8,000 रुपये। जब ईयर एंड हुआ तो आपने देखा है कि आपकी सैलरी हो चुकी है 5 लाख रुपये जिसपे आपका टैक्स आ रहा है 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को नहीं भरना है, आपको गवर्नमेंट को भरना है सिर्फ 2,000 रुपये, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ऑलरेडी आपका 8,000 रुपये काट चुका है।
तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, और जो आपका टैक्स बन रहा है गवर्नमेंट को पे करने का 10,000 रुपये, उसमें से आपका एम्प्लॉयर या तो आपका बॉस ऑलरेडी 8,000 रुपीज भर चुका है। तो रिमेनिंग या बैलेंस टैक्स पेएबल अगर मैं बताऊँ, तो बैलेंस टैक्स पेएबल ही सिर्फ आपको भरना है 2,000 रुपीज। तो कई लोगों को ऐसी डिफिकल्टीज रहते हैं या ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं कि जो मेरा एम्प्लॉयर मेरा टीडीएस काट रहा है वो मेरे लिए खर्चा बन रहा है, या तो उसका क्या होता है। उसका कुछ नहीं होता, ना वो आपका खर्चा बन रहा है ना आपकी इनकम बन रही है। सिंपली वो एक टैक्स है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन आप नहीं पे कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। जब भी ईयर एंड होगा आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, तब आपको अगर बैलेंस टैक्स पे करना है तो आप पे कर दीजिए उतना। अगर आपका सपोज 8,000 रुपये आपके एम्प्लॉयर ने काटा, लेकिन एट द ईयर एंड आप देखते हो कि आपका 7,000 रुपये ही टैक्स है, तो जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे तो आप उसमें 1,000 रुपये आपका क्रेडिट क्लेम कर लीजिए, और 1,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आपका रिटर्न फाइल होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये आ जाएंगे। तो जो भी आपका टीडीएस कटता है वो कहीं पे नहीं जाता है। आप सिंपली हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए और आप अपना क्रेडिट क्लेम कर सकते हो टीडीएस का। तो जिन लोगों को भी जो मेजर क्वेरीज रहती है सर, वो मेजर क्वेरीज बेसिकली टीडीएस के लिए रहती है, मेरा टीडीएस जो बढ़ता है उसका क्या होता है। तो सिंपली उसका कुछ नहीं होता, ना वो आपका खर्चा है ना वो आपकी इनकम है, वो एक आपका अमाउंट है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, सिंपली एज इनकम टैक्स, जो हर एक इंडिविजुअल एसएससी पे करता है अगर उसकी इनकम बेसिक स्लैब लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए, अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूँ तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, वही होता है। अब मैं एक के बाद एक आपको सीटीसी के बारे में बात करता हूँ कि सीटीसी मतलब क्या होता है। बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है, जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा जाता है। सबसे बड़ा अमाउंट अगर मैं कॉस्ट टू कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले आपकी सैलरी आती है। सैलरी के बाद आपका कुछ अमाउंट पीएफ में जाता है, हर महीने आपका बॉस काटता है पीएफ में, तो पीएफ में आपका स्पेसिफिक अमाउंट जाता है। आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है हर महीने, तो हर महीने आपका प्रोफेशनल टैक्स में भी आपका अमाउंट जाता है। सपोज आपका बोनस रिसीव होता है तो बोनस भी आपका एक सीटीसी का पार्ट बन जाता है। मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको जितने भी पैसे दे रहा है पूरे साल, या तो हो सकता है डायरेक्टली आपको दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, इन द फॉर्म ऑफ बोनस, या तो हो सकता है वो कहीं पे जमा कर, जैसे इन द फॉर्म ऑफ पीएफ प्रोविडेंट फंड, जो हर एम्प्लॉयर जमा करता है 1% पर मंथ के हिसाब से, और जो आपकी सैलरी में से भी एक अमाउंट कटता है हर महीने 1% पर मंथ के हिसाब से, जो जाता है पीएफ में। इन शॉर्ट, जो भी आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, चाहे वो आपकी सैलरी में से कट होता है या तो चाहे वो खुद पे करता है, वो हर एक चीज आपका कॉस्ट टू कंपनी बनता है, यानी कि सीटीसी बनता है आपका। हर एक चीज जो भी आपने पूरे साल में सैलरी बन की, जो भी आपका पीएफ में गया, जो भी आपका प्रोफेशनल टैक्स काटा, जो भी आपको अलाउंसेस दे रहे हैं फूड के नाम पे, ट्रैवल अलाउंसेस हो गए, टेलीफोन अलाउंसेस हो गए, ये सब आपके बनते हैं कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी सिंपली मीन्स कि आपका एम्प्लॉयर आपको कितना दे रहा है पूरे साल, चाहे वो डायरेक्टली दे रहा है चाहे वो इनडायरेक्टली दे रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके एम्प्लॉयर के जेब में से क्या क्या जा रहा है वो सारा बन जाएगा बेसिकली आपके लिए कॉस्ट टू कंपनी, और आपके लिए वो सारी बन जाएगी सैलरी के, कि आपको आपका एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है बेसिकली, हर एक चीज बन जाएगी। अब एक के बाद एक अपने इसका अलाउंसेस जो आपको मिलता है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, या तो एग्जेम्पशंस आपको कौन से अलाउंसेस के आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हो, कितने क्लेम कर सकते हो, क्या डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, वो हम एक के बाद एक बात करते हैं। जैसे बोनस की बात करें तो बोनस जनरली आपको वंस और ट्वाइस इन ईयर आपको मिलता है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। कोई 6 महीने में देते हैं, कोई 12 महीने में एक बार देते हैं। तो जो भी आपको बोनस मिलता है, चाहे आपका वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा हो, चाहे आपका कुछ आपने ऐसे इवेंट कर दे पूरे साल में कि आपको बोनस मिल रहा है, तो वो पूरा बोनस आपको जो भी बोनस रिसीव होता है वो पूरा आपका 100% टैक्सेबल होता है। तो एक तो आपकी सैलरी पूरी टैक्सेबल होती है, दूसरा होता है आपका बोनस जो आपका 100% टैक्सेबल होता है, तीसरा होता है आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, या तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली आपकी जो सैलरी होती है, पहले ऐसा होता था कि प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट नहीं था जब, तब ऐसा हुआ करता था कि जो भी एम्प्लॉय अपनी सैलरी कमा रहा था वो सारे वो उड़ा देता था, या तो खर्च हो जाते थे या तो उनका कुछ सेविंग्स बचता नहीं था, जिसके कारण क्या होता था रिटायरमेंट के टाइम पे उनके हाथ में कुछ पैसा बचता नहीं था। फिर क्या आया, फिर एक प्रोविडेंट फंड एक्ट आया जिसमें गवर्नमेंट ने बोला
कि हर महीने आपका एम्प्लॉयर खुद 1% कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड में, और आपकी सैलरी में से भी वो 1% पर मंथ काटेगा। इन शॉर्ट में बात करूँ तो पूरे साल में आपका 12% पीएफ में जाता है, जो आपकी सैलरी में से कटता है, और सेम चीज जो आपका एम्प्लॉयर बेयर करता है, 12% एम्प्लॉयर बेयर करेगा, 12% आपकी सैलरी में से काट लेगा। तो पूरे साल में उतना उतना अमाउंट काट के वो पीएफ में जमा करता जाएगा, जो आपको स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये होता है बेसिकली कि आपको सेविंग्स प्रैक्टिस कल्टीवेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी में से काट लेता है वो पैसा, और सिंपली वो गवर्नमेंट को जमा कर देता है। तो इसका अगर मैं बात करूं तो प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा जमा होता है, आपका हो या आप एम्प्लॉयर काट रहा है या तो आप खुद काट रहे हो, तो वो सारा आपका सीटीसी का पार्ट बन जाता है, कॉस्ट टू कंपनी का पार्ट वो चीज बनता है। उसके बाद जैसे मैं एग्जेम्पशंस की बात करूं तो एग्जेम्पशन सबसे पहले क्या होता है? एग्जेम्पशन सबसे पहले ये होता है कि एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि एग्जेम्पशन आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनता है। इन शॉर्ट, आपकी जो भी पूरे साल में सैलरी बनती है उसमें से आपका एग्जेम्पशन जो भी आप क्लेम करते हो वो सारे ही एग्जेम्पशंस इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। एग्जेम्पशंस में बहुत सारे एग्जेम्पशंस होते हैं, जैसे फूड कूपन्स कहीं किसी को मिलते हैं, जैसे बुक्स एंड पीरियोडिकल्स मिलते हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम होती है, उसमें भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आपका टेलीफोन बिल है, उसमें भी आपको कुछ रीइंबर्समेंट्स मिलते हैं। तो ये सब चीजें बेसिकली क्या होती है, एग्जेम्पशन अलाउंसेस में आती है। सबसे पहले मैं फूड कूपन्स की बात करूँ तो फूड कूपन्स अगर आपको मिल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि फूड कूपन 50 रुपीज पर मील पर डे इतना आपका एग्जेम्प्ट होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो एक हिसाब से अपने बोल सकते हैं कि पूरे महीने में आपको 2200 रुपए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि पूरे महीने में आपको 2200 रुपए एग्जेम्पशन मिलेगा इन द नेम ऑफ फूड कूपन्स। मतलब आपको जो भी फूड कूपन्स मिलते हैं, तो अगर आपको फूड कूपन्स क्लेम कर रहे हो तो आपको 2200 रुपए पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। सेकेंडली, कई कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि वो लोग बुक्स इश्यू करते हैं, पीरियोडिकल्स इश्यू करते हैं। तो ये सारा बुक्स और पीरियोडिकल्स जो भी होते हैं, ये हर एक चीज आपका पार्ट ऑफ सीटीसी बनता है, मतलब कॉस्ट टू कंपनी, क्योंकि ये कंपनी इनकर कर रही है आपके लिए, तो कॉस्ट बना कंपनी के लिए, तो ये सारा आपका सीटीसी हो गया। पर ये चीज आपके सैलरी में इंक्लूड नहीं होगी, तो दिस विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम योर सैलरी। अगर बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इश्यू कर रहे तो वो चीज आपका सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन वो चीज सीटीसी का पार्ट बनेगी। थर्डली, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम में भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो आपके लिए कर रहा है, तो आपके लिए वो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपका सीटीसी का पार्ट बन जाएगा। बट दिस विल ऑल्सो नॉट बी अ पार्ट ऑफ सैलरी। जो भी चीज आपके सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी वो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ये हर एक चीज एम्प्लॉयर ने चाहे एनपीएस में वो कंट्रीब्यूट किया या तो चाहे बुक्स और पीरियोडिकल्स इश्यू किया, हर एक चीज जो भी होती है, ये जो भी मैंने चीजें बोली वो सारी एग्जेम्प्टेड रहती है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया इसमें कि एक ब्रॉडबैंड या तो टेलीफोन एक्सपेंसेस जो आपको रीइंबर्समेंट मिलता है, कई कई जगह पे ये मिलता है कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज आप यूज कर रहे हो तो टेलीफोन सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, उसका भी कंपनीज में रीइंबर्समेंट मिलता है। तो ये जो भी रीइंबर्समेंट मिलते हैं आपको टेलीफोन के नाम पे, ये भी सारे एग्जेम्प्ट होते हैं। उसके अलावा आपको आप पूरी साल में जो भी सैलरी कमा रहे हो तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 50,000 रुपीज। तो कोई भी सैलरीड पर्सन है उसको एडिशनली एक एडिशनल डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है 50,000 रुपीज, जो हर एक एम्प्लॉय को, हर एक सैलरीड एम्प्लॉय है उसको ये 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिलता है। उसके बाद होता है प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स स्टेट वाइज अलग अलग प्रोफेशनल टैक्स होते हैं। जैसे गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात में 200 रुपीज पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स कटता है सैलरीड एम्प्लॉयज में से। तो वो जो प्रोफेशनल टैक्स आप कटता है वो भी आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो कि आपका जो भी पूरे साल में 2400 रुपए प्रोफेशनल टैक्स कटा, तो वो भी आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब जैसे इस साल फाइनेंशियल ईयर 2021 की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में स्लैब रेट्स चेंज हो गए, आपका जो टैक्स लगता था इनकम पे वो चेंज हो चुका है। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि न्यू टैक्स रेजिम क्या था, ओल्ड टैक्स रेजिम
क्या है, क्या था, और न्यू टैक्स रेजिम कैसे वर्क कर रहा है। तो ये दोनों चीज मैं आपके सामने लाऊंगा कि क्या पहले था और अब क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूं न्यू रेजिम की, तो न्यू रेजिम नोट कर लीजिएगा कि न्यू रेजिम सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही एप्लीकेबल है। न्यू रेजिम का क्या मतलब है? न्यू रेजिम मतलब जो न्यू टैक्स रेट्स आपको लगेंगे जब आप फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिटर्न फाइल करेंगे, उस केस में जो भी आपका न्यू रेजिम लगेगा, तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि न्यू टैक्स रेट्स जो भी है जो गवर्नमेंट ने लाए हुए हैं वो न्यू रेजिम में फॉल करेंगे। तो आप अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आप न्यू रेजिम में ऑप्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम में कोई कंपल्शन नहीं है। आप जब फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिटर्न फाइल करोगे तो आप ऑप्ट कर सकते हो कि आपको न्यू रेजिम में जाना है या ओल्ड रेजिम में जाना है। दोनों के हिसाब से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए एडवांस में कि आपका कितना टैक्स आ रहा है एज पर न्यू रेजिम और एज पर ओल्ड रेजिम। जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है उसमें आप जा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने आपको ये ऑप्शन दिया है कि चाहे तो आप न्यू रेजिम में जाओ, चाहे तो आप ओल्ड रेजिम में जाओ। वो आपके ऊपर है कि आप कौन से रेजिम में जाते हो। क्या प्रोज एंड कॉन्स है न्यू रेजिम के, क्या प्रोज एंड कॉन्स मतलब बेनिफिट्स डिसएडवांटेजेस क्या है ओल्ड रेजिम के, वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ओल्ड रेजिम में क्या टैक्स रेट्स है और न्यू रेजिम में क्या टैक्स रेट्स। तो सबसे पहले वन बाय वन आप नोट कर लीजिए कि ओल्ड रेजिम में क्या टैक्स रेट्स है। तो मैं एक के बाद एक बोलता जाऊंगा। जिसको भी जो टैक्स रेट्स होते हैं वो पता नहीं है, अगर आपको क्या टैक्स रेट्स लगते हैं आपके ऊपर, तो आप नोट कर लीजिएगा ये कि ओल्ड टैक्स रेजिम में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि टैक्स रेट्स क्या लगते हैं। जैसे अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है पूरे साल में तो आपको कोई टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं आती। पर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर जाती है तो फिर आपकी टैक्स की लायबिलिटी आती है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ओल्ड रेजिम में जैसे टैक्स रेट स्लैब रेट के हिसाब से, जैसे आपकी 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम है तो आपका टैक्स रेट लगेगा 5%। 2.5 लाख से 5 लाख मतलब एडिशनल जो 2.5 लाख आपने कमाया उस पर आपका 5% टैक्स लगेगा। इन केस अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपने एडिशनल 2.5 लाख कमाया तो उस पर आपका टैक्स रेट लगेगा 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपका टैक्स रेट लगेगा 20%। मतलब इसमें स्लैब रेट के हिसाब से चलता है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए तो डिफरेंस कितना हुआ 2.5 लाख का। उस 2.5 लाख पे 5% कैलकुलेट कर लीजिए, उसको एक साइड पे रख लीजिए। जैसे मैं 2.5 लाख पे अगर 5% बताऊँ तो वो होता है 12,500। 12,500 को आप साइड पे रख लीजिए। अब आपकी इनकम देखिए कि आपकी इनकम 6 लाख है अगर पूरे साल में इन केस, तो आपकी इनकम 6 लाख पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो 2.5 लाख से 5 लाख पहले पकड़िए जिसमें आपका टैक्स आया 12,500, वो मैंने साइड पे रख दिया। अब 5 लाख तक मैंने कैलकुलेट कर लिया। 5 लाख से ऊपर आपकी कितनी इनकम है, तो 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए पे आपका टैक्स रेट लगेगा 20%। जैसे मैं बात करूं तो 1 लाख पे आपका हो गया 20% के हिसाब से 20,000 रुपए। तो एक तो 12,500 प्लस 20,000, इन शॉर्ट आपका 32,500 रुपए टैक्स हुआ। तो ये स्लैब रेट के हिसाब से लगता है कि पहले 2.5 लाख में आपका 5% लगा, फिर 5 लाख से 10 लाख में आपका जो भी बैलेंस इनकम है उस बैलेंस इनकम पे 20% लगेगा। और अबव 10 लाख अगर आपकी इनकम है, सपोज 12 लाख है आपकी इनकम, तो पहले 2.5 लाख के स्लैब पे, 2.5 लाख से 5 लाख, तो पहले 2.5 लाख के स्लैब पे आपका 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख पे आप गिनिए 20%, और उसके बाद जो बैलेंस 2 लाख रह गया उस बैलेंस 2 लाख पे आप गिनिए 30%। ये तीनों तीन का प्लस कर लीजिए। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, उसको साइड पे रखिए। 5 लाख से 10 लाख पे 20%, उसको साइड पे रखिए। और एडिशनल जो आपने 2 लाख कमाया, 12 लाख का मतलब एडिशनल जो 10 लाख के ऊपर 2 लाख कमाया उस पर 30%, उसको साइड में रखिए। ये तीनों तीन को आप प्लस कीजिए। इन तीनों तीन को प्लस करने के बाद जो आपका टैक्स आता है वो आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इन शॉर्ट ये हर एक कॉमन पीपल समझ पाए उस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान हो तो वो समझ सकते हैं कि टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट होता है। तो ओल्ड रेजिम में क्या टैक्स रेट था? ओल्ड रेजिम में ये टैक्स रेट था कि 2.5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी इनकम है तो 5% लगता है। 5 लाख से 10 लाख तक आपकी इनकम है तो 20% लगता है। और 10 लाख से अगर आपकी इनकम एक्सीड हो रही है तो आपको 30% टैक्स रेट लगेगा। तो ये था ओल्ड रेजिम। अब ये ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम, अब मैं आपको न्यू रेजिम की बात करूं। न्यू रेजिम में क्या चल रहा है? न्यू रेजिम में ये चल रहा है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो सेम है वो चीज कि 5% आपको लगेगा। उसके बाद
अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए है तो आपका टैक्स रेट लगेगा 10%। अगर आपकी इनकम है 7.5 लाख से 10 लाख तक तो आपका टैक्स लगेगा 15%। अगर आपकी इनकम है 10 लाख से 12.5 लाख तक तो आपका टैक्स लगेगा 20%। अगर आपकी इनकम है 12.5 लाख से 15 लाख तक तो आपको लगेगा 25%। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको लगेगा 30%। ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, और अगर देखने की जरूरत पड़े तो बार बार इसको रिमाइंड करके आप एक जगह पे नोट कर लीजिएगा कि क्या टैक्स रेट्स है, क्योंकि इस टैक्स रेट की बदौलत ही आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे और आप समझ पाओगे कि आपके लिए ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल है या आपके लिए न्यू रेजिम बेनिफिशियल है। तो ये दोनों टैक्स रेट्स जो मैंने आपको बताया वो दोनों टैक्स रेट्स आप नोट कर लीजिए और आप फिर कैलकुलेट करना कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल हो रहा है, बेनिफिशियल ज्यादा है, फायदेमंद ज्यादा है, न्यू ज्यादा अच्छा है या ओल्ड ज्यादा अच्छा है। उस हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जब भी फाइल करो तो आप चूज कर सकते हो कि आपको किस में जाना है, ओल्ड रेजिम में जाना है या न्यू रेजिम में जाना है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि क्या टैक्स रेट से ओल्ड रेजिम में, क्या टैक्स रेट से न्यू रेजिम में। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो चाहे आप ओल्ड रेजिम में जाओ चाहे आप न्यू रेजिम में जाओ, दोनों में आपको 30% ही लगने वाला है। अब इसके अलावा ओवर एंड अबाउ जो ये टैक्स लगता है उसके ऊपर अब 4% आपको एजुकेशन सेस लगता है, जो आपको शायद पता ही होगा कि 4% आपको एजुकेशन सेस पे करना पड़ता है जो भी आपका टैक्स आता है उसके ऊपर। तो ये बेसिकली मैंने टैक्स की बात की कि टैक्स कैसे लगता है। तो आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कौन से में ज्यादा बेनिफिशियल है, उस हिसाब से आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब आपका एम्प्लॉयर जब होगा, जब आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 का आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपका ये अप्रैल शुरू है, अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक, ये जो भी पीरियड है एम्प्लॉयर आपका एडिशनल आपकी सैलरी एडवांस में आपकी सैलरी एक डिराइव करता है या तो कैलकुलेट करता है कि आपको पूरे साल में सैलरी आपकी कितनी हो। वो सैलरी कैलकुलेट करता है, उसके हिसाब से आपका टीडीएस काटता है कि सपोज आपके पूरे साल में सैलरी होगी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपका इतना इनकम टैक्स बनेगा, इतना इनकम टैक्स बनेगा तो मैं इतना आपका टीडीएस काटूंगा। ये एडवांस में एम्प्लॉयर जो आपका होता है, जो आपका बॉस होता है, वो डिराइव करता है और वो गवर्नमेंट को पे करता जाता है टीडीएस। तो जब आपका जो साल होगा वो स्टार्ट करेगा, जैसे 2021 की मैं बात करूं तो अप्रैल 2020 जब आपका स्टार्ट होगा तो अप्रैल 2020 में आपको आपके एम्प्लॉयर को या तो आपको बॉस को बताना पड़ेगा कि आपको ओल्ड रेजिम में जाना है या आपको न्यू रेजिम में जाना है। आप जैसे ही आपके एम्प्लॉयर को बताएंगे कि नहीं मुझे ओल्ड रेजिम में जाना है या तो मुझे न्यू रेजिम में जाना है, उस हिसाब से आपका एम्प्लॉयर या तो आपका बॉस आपका टीडीएस काटेगा। ठीक है, तो ये आपको एडवांस में एक इंटीमेट करना है जब ईयर का स्टार्टिंग हुआ, क्योंकि जो टीडीएस पे करना होता है वो हर महीने पे करना होता है। जैसे अप्रैल का टीडीएस होता है तो वो मई में पे करना होता है। तो टीडीएस कब पे होएगा, जब आपका एम्प्लॉयर आपके एडवांस में पूरे साल की सैलरी डिराइव करेगा कि हाँ मुझे पूरे साल में इसको इतनी सैलरी देनी है तो इस पे इसका इतना टीडीएस कटता है। तो आपको एडवांस में आपको एम्प्लॉयर को एक डिराइव करना पड़ेगा कि भाई मैं न्यू रेजिम में जाने वाला हूँ या तो मैं ओल्ड रेजिम में जाने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से एक बार टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए कि मेरे पूरे साल में इतना इनकम होने वाला है, उस इनकम पे मेरा इतना साल में पूरा टैक्स होने वाला है एज पर न्यू रेजिम और एज पर ओल्ड रेजिम। तो मुझे न्यू रेजिम में फायदा हो रहा है या तो मुझे ओल्ड रेजिम में फायदा हो रहा है। आप दोनों, जैसे मैंने आपको स्लैब रेट बताया, उस स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और फिर आप अपने एम्प्लॉयर को बता दीजिए कि मैं ओल्ड रेजिम में जाने वाला हूँ तो मेरा इतना टीडीएस काटना, या तो मैं न्यू रेजिम में जाने वाला हूँ तो मेरा इतना टीडीएस काटना। ठीक है, उसके अलावा जब मैं बात करूं तो आपने एक बार अपने एम्प्लॉयर को बता दिया है, तो अपने बॉस को बता दिया कि मैं सपोज ओल्ड रेजिम में जा रहा हूँ। आपने अपने बॉस को बताया कि मैं ओल्ड रेजिम में जाने वाला हूँ। अब बॉस ने उस हिसाब से सबका टीडीएस काटा पूरे साल तक। अब आपने जब पूरा साल खत्म हुआ तब आपको पता चला कि नहीं मुझे तो न्यू रेजिम में ज्यादा फायदा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे साल खत्म होने के बाद जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप न्यू रेजिम में जा सकते हो। न्यू रेजिम के हिसाब से आप अपना टैक्स पे कर सकते हो। जो भी अगर आपका टैक्स अगर कम आ रहा है आपके टीडीएस से तो आपको बाकी का रिफंड मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपने बॉस को बता दिया कि मैं ओल्ड रेजिम में जाने वाला हूँ तो आपको फिर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तभी भी आपको ओल्ड रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है कि ठीक है आप न्यू रेजिम के हिसाब से भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये था बेसिकली कि आपको न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम का कंसेप्ट समझाने के पीछे यही रीजन था कि आप अपने बॉस को बता सको और आप खुद कैलकुलेट कर सको कि आपके लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है टैक्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं।
अब जैसे ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में क्या फायदा है क्या नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर सपोज आप इसमें न्यू रेजिम में जाने का सोचते हो, तो न्यू रेजिम में अगर आप जाने का सोच रहे हो तो आपको एटीसी के जो डिडक्शन मिलते थे, जो अपने 1.5 लाख की बात करते हैं नॉर्मली, जो लोग बोलते हैं कि 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, या तो 80D का बात करो जो मेडिक्लेम होता है, या तो 80G का मैं बात करूँ जो होता है डोनेशन, तो वो सब आपको न्यू रेजिम में डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो ये सारे डिडक्शंस अगर आप न्यू रेजिम में जा रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे डिडक्शंस न्यू रेजिम में आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा, जो एक एनपीएस होता है जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके लिए, नेशनल पेंशन स्कीम में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, वो होता है 10% के हिसाब से 10% ऑफ द सैलरी आपका होता है जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो वो ओल्ड रेजिम में भी था और न्यू रेजिम में भी अगर आप जाते हो तो उसमें भी वो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो वहां पे आपको दोनों में डिडक्शंस मिलेंगी, चाहे आप ओल्ड रेजिम में हो चाहे आप न्यू रेजिम में हो। तो जो एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन करता है आपका एम्प्लॉयर आपके लिए, वो दोनों में ही आपको मिलता रहे, चाहे एज पर न्यू रेजिम में जा रहे हो या चाहे एज पर ओल्ड रेजिम में जा रहे हो। लीव एनकैशमेंट की बात करूँ, लीव एनकैशमेंट क्या होता है? लीव एनकैशमेंट वो होता है कि सपोज आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल में 20 लीव देती है, अब 20 लीव आप नहीं लेते हो तो आपका बॉस या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो 20 लीव आपने जो नहीं ली उसका आपको एडिशनल पेमेंट करती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये लीव एनकैशमेंट होता है कि आपने वो लीव नहीं ली लेकिन आप उस लीव को एनकैश करवा रहे हो। तो लीव एनकैशमेंट सपोज अगर आपको मिल रहा है तो वो क्या है, अप टू 3 लाख, 3 लाख तक आपका रिडक्शन या तो एक्सेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। और अगर ग्रेचुइटी आपको मिलता है तो 20 लाख तक की लिमिट है, जो ओल्ड रेजिम में भी वही था और न्यू रेजिम में भी सेम चीज है। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं है कि चाहे आप लीव एनकैशमेंट आपको मिल रहा है तो वो आपको 3 लाख है और ग्रेचुइटी मिलता है तो आपको 20 लाख है। ये एग्जेम्प्टेड है दोनों केस में, चाहे आप ओल्ड रेजिम में जा रहे हो या चाहे आप न्यू रेजिम में जा रहे हो। ग्रेचुइटी कब मिलता है? जब रिटायरमेंट होता है तो ग्रेचुइटी मिलता है। लीव एनकैशमेंट कब होता है? अगर आपने सपोज एट द मिड ऑफ द ईयर आप सपोज अगर छोड़ के जा रहे हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो तो उस केस में आपको लीव एनकैशमेंट मिल सकता है, तो वो आपको 3 लाख का एग्जाम्प्ट होगा। अगर आपको ग्रेचुइटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो वो आपको 20 लाख तक एग्जाम्प्ट होगा, चाहे आप न्यू रेजिम में हो या चाहे आप ओल्ड रेजिम में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में आपको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप न्यू रेजिम में जा रहे हो तो न्यू रेजिम में मैंने आपको बताया कि 80C का, 80D का, 80G का ये सब आप डिडक्शंस नहीं क्लेम कर सकते हो, पर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूँ तो पीपीएफ में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो क्या होता है कि जब आप 5 साल के बाद वो पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट किया उसको विड्रॉ करते हो तो वो आपका पूरा एग्जेम्प्टेड रहता है, चाहे आप न्यू रेजिम में तो भी वो पूरा आपका एग्जेम्प्टेड रहता है। तो आप इन्वेस्टमेंट आपका कंटिन्यू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। सेम आपका एनपीएस का होता है कि एनपीएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका जब आप 5 साल बाद विड्रॉवल करते हो तो आपको वो भी टैक्स फ्री होता है, तो उसका भी जब आप विड्रॉल करते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम आपके डॉटर के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी आपका टैक्स फ्री रहता है। तो आप इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप पीपीएफ में आप अगर सपोज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आप अपने कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि वो अगर आप विड्रॉ करते हो आफ्टर 15 ईयर्स तो वो आपका एग्जेम्प्टेड रहता है। एनपीएस में भी सेम ही है कि अगर आप 5 इयर्स के बाद विड्रॉल करते हो तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड रहता है। और सुकन्या समृद्धि स्कीम ये सब जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सारे आप अपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसमें कोई आपका डिसएडवांटेज नहीं है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप वो अपना कंटिन्यू रखें। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शंस की मैं बात करूं, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने बोला कि हर एक सैलरीड एम्प्लॉय को 50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो क्या था, वो सिर्फ ओल्ड रेजिम में आपको मिल सकते हैं, न्यू रेजिम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 नहीं मिलेगा। तो वो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ओल्ड रेजिम में अगर आप हो तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो जब आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तब वो 50,000 को भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपको 50,000 ओल्ड रेजिम में जाने को मिलेगा, न्यू रेजिम में आपको नहीं मिलेगा 50,000 रुपीज। फिर कंट्रीब्यूशन जब आपका होता है एनपीएस में होता है, ईपीएफ में होता है या तो सुपर एन्युएशन फंड में होता है, तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली जिसके बहुत हाई इनकम, जो बहुत हाई इनकम सैलरीड पर्सन है, जिसके बहुत ज्यादा सैलरी है, उन सब के लिए ये चीज एप्लीकेबल है कि उनका एनपीएस में भी पैसा जाता है, ईपीएफ में भी पैसा जाता है, सुपर एन्युएशन फंड में भी पैसा जाता है। तो इसमें क्या चेंजेस आए हुए, जो हाई इनकम अर्नर्स है वो ध्यान रखिए कि इसमें क्या चेंजेस आए हुए एज पर ओल्ड रेजिम और एज पर न्यू रेजिम क्या चेंजेस है।
सबसे पहले मैं ओल्ड रेजिम की बात करूं तो ओल्ड रेजिम में एनपीएस जो होता है, तो एनपीएस में क्या होता था कि जो भी एम्प्लॉयर आपका मतलब आपका बॉस जो भी कंट्रीब्यूशन करता था तो अप टू 10% ऑफ सैलरी जो भी आपका होता था वो क्या रहता था आपका एज ए डिडक्शन अवेल कर सकते थे आप एनपीएस में। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है करता है तो 10% के ऊपर जो भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था वो आपका क्या बन जाता था, पार्ट ऑफ सैलरी बन जाता है। जो भी 10% के ऊपर अगर आपने आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपके लिए एनपीएस में कुछ पैसे डाले हुए नेशनल पेंशन स्कीम में, तो वो क्या था 10% के ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा ना वो आपके लिए एज अ पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा, मतलब उसका आपका टैक्स लगेगा अप टू 10% तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंडली सुपर एन्युएशन फंड होता था, सुपर एन्युएशन फंड में भी पैसा जाता है जो हाई इनकम अर्नर्स होते हैं उनके लिए। तो उसका भी क्या था ओल्ड रेजिम में, उसका भी ऐसा था कि ओल्ड रेजिम में 1.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड रहता था, वो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। 1.5 लाख के ऊपर जो भी था उस पर टैक्सेबिलिटी आती थी। और अगर मैं आरपीएफ की बात करूँ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो उसमें भी क्या था 12% तक मेरा एग्जेम्प्टेड रहता था। 12% तक अगर कंट्रीब्यूशन रहता है आरपीएफ में तो कोई टैक्स नहीं लगता था। 12% के ऊपर अगर मेरा जाता था तो जो भी ऊपर का अमाउंट, जितना भी ऊपर का अमाउंट मैंने कंट्रीब्यूट किया वो मेरे लिए टैक्सेबल होता था। तो इसमें क्या होता था, इसमें कोई लिमिट नहीं थी कि 12% मतलब आपकी जितनी भी सैलरी है, सपोज आपकी बहुत हाई सैलरी है तो उसका 12% बहुत हाई बन जाएगा, तो उतना पूरा डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करते थे। फिर एनपीएस में भी 10% जो आपकी सैलरी थी, तो अगर आपकी सैलरी बहुत हाई है तो 10% उसका बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो बहुत बड़े बड़े डिडक्शन और एग्जेम्पशन आते थे इसमें, जिसकी वजह से क्या किया गवर्नमेंट ने, जब न्यू रेजिम आया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने फिक्स लिमिट कर दी कि आपको 7.5 लाख रुपए पर एनम, मतलब पूरे साल में 7.5 लाख रुपए तक अगर इन सबका टोटल मिला के आपका 7.5 लाख से ऊपर हो रहा है, सपोज आपका 10 लाख हो रहा है, इन दोनों का टोटल मिला के तो आपको 7.5 लाख रुपए ही मिलेगा। और अगर आपका सपोज 5 लाख हो रहा है, इन तीनों का टोटल मिला के तो आपको 5 लाख तक मिलेगा। मतलब 7.5 लाख से ऊपर है आपका तो आपको 7.5 मिलेगा, लेकिन अगर 7.5 लाख से नीचे है तो जितना भी इन तीनों का टोटल आता है वो आपको मिलेगा एज पर न्यू रेजिम। ओल्ड रेजिम में क्या था, एनपीएस का 10% ऑफ द सैलरी एग्जेम्प्टेड रहता था। अगर मैं सुपर एन्युएशन फंड की बात करूं तो 1.5 लाख तक, और अगर मैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करूं यानी कि आरपीएफ की बात करूं तो 12% तक आपका एग्जेम्प्टेड रहता था, और उसके ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन होता था वो टैक्सेबल रहता था। लेकिन अब एज पर न्यू रेजिम क्या है, एज पर न्यू रेजिम आपको 7.5 लाख रुपए तक ही मिलेगा। अगर उसके ऊपर इन तीनों का टोटल आता है तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपका पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा। तो ये सारे चेंजेस आए हुए हैं। एज पर ओल्ड रेजिम क्या है, एज पर न्यू रेजिम क्या है, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें कवर करी, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए, एंड आई होप कि ये आपको यूजफुल रहेंगे। और जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें ध्यान रख के अपना इनकम टैक्स फाइल करिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स या कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सीधा। मेरा कांटेक्ट नंबर आप एक बार नोट कर लीजिए, मेरा कांटेक्ट नंबर है 8490077379, और मेरा ईमेल आईडी है savanthakar1995@gmail.com। प्लीज नोट करिएगा SAVANTHAKKAR1995@gmail.com। कुछ भी आपको क्वेरी होती है, कुछ भी आपको डाउट्स आते हैं इसमें, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर आप अपना जब भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करें तो सब चीजें जो मैंने आपको बताई हुई है वो हर एक चीज आप ध्यान में रख के अपना इनकम टैक्स फाइल करिएगा। एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो इस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखें, ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे कि उनका जब वो रिटर्न फाइल करे तो उनको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या मिस क्लैरिफिकेशन ना रहे, और वो ध्यान से इस वीडियो को देख के अपना रिटर्न फाइल करें। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहे। मैं इनकम टैक्स के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड मेरे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा टाइम टू टाइम, ताकि आप सबके लिए ये वीडियोस देख के जो भी रिटर्न्स फाइल करने या तो आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो वो सब मैं आपको मेरे थ्रू प्रोवाइड कर सकूं। और मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरा इनपुट आपको दे सकूँ, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मेरा इनपुट दूँ। तो थैंक यू, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।